नमस्कार मित्रों। आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है त्रियाचरित्र। यह त्रियाचरित्र का तीसरा भाग है। पिछले भाग में हम लोग यहाँ तक सुन चुके थे कि पीर औलिया के ज्ञान की सजीव दीक्षा का चमत्कार दिखाई पड़ा, जिसकी पहली मंजिल वैराग्य है। आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं अपनी पूरी कहानी आप तक पहुंचा सकूं। प्रस्तुत है आगे की कहानी। उसकी छोटी सी पोटली, जिसमें 2-1 कपड़े और थोड़ा सा रास्ते का खाना और लुटिया डोर बंधी हुई थी, गायब हो गई। उन कपड़ों को छोड़कर जो उसके बदन पर थे, अब उसके पास कुछ भी न था, और भूख, जो कंगाली में और भी तेज हो जाती है, उसे बेचैन कर रही है। मगर वह दृढ़ स्वभाव का आदमी था। उसने किस्मत का रोना न रोया और किसी तरह गुजर करने की तदबीरें सोचने लगा। लिखने और गणित में उसे अच्छा अभ्यास था, मगर इस हैसियत में उससे फायदा उठा पाना असंभव था। उसने संगीत का बहुत अभ्यास किया था। किसी रसिक रईस के दरबार में उसकी कद्र हो सकती थी, मगर उसके पुरुषोचित अभिमान ने इस पेशे को अख्तियार करने का इजाज़त न दी। हाँ, वह आला दर्जे का घुड़सवार था, और यह फन मज़े में पूरी शान के साथ उसकी रोजी का साधन बन सकता था। यह पक्का इरादा करके उसने हिम्मत से कदम आगे बढ़ाए। ऊपर से देखने पर यह बात यकीन के काबिल नहीं मालूम होती, मगर वह अपना बोझ हल्का हो जाने से इस वक्त बहुत उदास नहीं था। मर्दाना हिम्मत का आदमी ऐसी मुसीबतों को उसी निगाह से देखता है जिससे एक होशियार विद्यार्थी परीक्षा के प्रश्नों को देखता है। उससे अपनी हिम्मत आजमाने का, एक मुश्किल से जूझने का मौका मिल जाता है। उसकी हिम्मत अनजाने ही मजबूत हो जाती है। अक्सर ऐसे मार के मर्दाना हौसलों के लिए प्रेरणा का काम देते हैं। मगनदास इस जोश से कदम बढ़ाता चला जाता था कि जैसे कामयाबी की मंजिल सामने नजर आ रही है, मगर शायद वहाँ के घोड़ों ने शरारत और बिगड़लपन से तौबा कर ली थी, या वे स्वाभाविक रूप से बहुत मज़े में धीमे धीमे चलने वाले थे। वह जिस गांव में जाता, निराशा को उकसाने वाला जवाब पाता। आखिरकार शाम के वक्त जब सूरज अपनी आखिरी मंजिल पर जा पहुंचा, तब उसकी कठिन मंजिल तमाम हुई। नगर घाट के ठाकुर अटल सिंह ने उसकी चिंता को समाप्त किया। यह एक बड़ा गांव था। पक्के मकान बहुत थे, मगर उनमें प्रेत आत्माएं आबाद थीं। कई साल पहले प्लेग ने आबादी के बड़े हिस्से को इस क्षणभंगुर संसार से उठाकर स्वर्ग में पहुंचा दिया था। इस वक्त प्लेग के बचे खुचे वे लोग गांव के नौजवान और शौकीन जमींदार साहब और हल्के के कारगुजार और रोबेले थानेदार साहब थे। उनकी मिलीजुली कोशिशों से गांव में सतयुग का राज था। धन दौलत को लोग जान का अजाब समझते थे, उसे गुनाह की तरह छुपाते थे। घर घर में रुपए रहते हुए लोग कर्ज लेकर खाते और फटे हालों की तरह रहते थे। इसी में निवाह था। काजल की कोठरी थी। सफ़ेद कपड़े पहनना उन पर धब्बा लगाना था। हुकूमत और ज़बरदस्ती का बाजार गर्म था। अहीरों के यहाँ आंजन के लिए भी दूध न था। थाने में दूध की नदी बहती थी। मवेशी खाने के मुहर्रिर दूध की कुल्लियाँ करते थे। इसी अंधेर नगरी को मगनदास ने अपना घर बनाया। ठाकुर साहब ने असाधारण उदारता से काम लेकर उसे रहने के लिए एक मकान भी दे दिया, जो केवल बहुत व्यापक अर्थों में मकान कहा जा सकता है। इसी झोपड़ी में वह एक हफ्ते से जिंदगी के दिन काट रहा है। उसका चेहरा जर्द है और कपड़े मैले हो रहे हैं, मगर ऐसा मालूम होता है कि अब इन आदतों की अनुभूति ही नहीं रही उसको। जिंदा है, मगर ज़िंदगी रुखसत हो गई है। हिम्मत और हौसला मुश्किल को आसान कर सकते हैं, आंधी और तूफान से बचा सकते हैं, मगर चेहरे को खिला सकना उनके सामर्थ्य से बाहर है। टूटी हुई नाव पर बैठकर मलार गाना हिम्मत का काम नहीं, हिमाकत का काम है। एक रोज़ जब शाम के वक्त वह अंधेरे में खाट पर पड़ा हुआ था, एक औरत उसके दरवाजे पर आकर भीख मांगने लगी। मगनदास को आवाज़ परिचित जान पड़ी। बाहर आकर देखा तो वही चंपा मालिन थी।
कपड़े तार तार, मुसीबत की रोती हुई तस्वीर। बोला, मालिन तुम्हारी यह क्या हालत है, मुझे पहचानती हो? मालिन ने चौंक कर देखा और पहचान गई। रोकर बोली, बेटा अब बताओ मेरा कहाँ ठिकाना लगे। तुमने मेरा बना बनाया घर उजाड़ दिया। उस दिन तुमसे बात न करती तो मुझ पर यह विपत्ति न पड़ती। बाई ने तुम्हें बैठे देख लिया, बातें भी सुनी। सुबह होते ही मुझे बुलाया और बरस पड़ी। नाक कटवा लूँगी, मुंह में कालिख लगवा दूँगी, चुड़ैल कुटनी। तू मेरी बात किसी गैर आदमी से क्यों चलाए? तू दूसरों से मेरी चर्चा करे? वह क्या तेरा दामाद था जो तुझसे मेरा दुखड़ा रोती थी? जो कुछ मुंह में आया बकती रही, मुझसे भी न सहा गया। रानी रूठे अपनी सुहाग लेंगी। बोली, बाई जी मुझसे कसूर हुआ, लीजिए अब जाती हूँ। छींकते नाक कटती है तो मेरा निबाह यहाँ न होगा। ईश्वर ने मुँह दिया है तो आहार भी देगा। 4 घर से मांगूंगी तो पेट को हो जाएगा। उस छोकरी ने मुझे खड़े खड़े निकलवा दिया। बताओ मैंने तुमसे उसकी कौन सी शिकायत की थी, उसकी क्या चर्चा की थी? मैं तो उसका बखान कर रही थी, मगर बड़े आदमियों का गुस्सा भी बड़ा होता है। अब बताओ मैं किसकी होकर रहूं? 8 दिन इसी तरह टुकड़े मांगते हो गए हैं। एक भतीजी उन्हीं की यहाँ लौड़ियों में नौकर थी, उसी दिन उसे भी निकाल दिया। तुम्हारी बदौलत जो कभी न किया था वह करना पड़ा। तुम्हें कहाँ का दोष लगाऊं? किस्मत में जो लिखा था देखना पड़ा। मगनदास सन्नाटे में आ गया। आह, मिजाज का यह हाल है, यह घमंड, यह शान। मालिन का इत्मीनान दिलाया। उसके पास अगर दौलत होती तो उसे मालामाल कर देता। सेठ मक्खन लाल की बेटी को भी मालूम हो जाता कि रोजी की कुंजी उसी के हाथ में नहीं है। बोला, तुम फिक्र न करो, मेरे घर में आराम से रहो। अकेले मेरा भी जी नहीं लगता। सच कहो तो मुझे तुम्हारी तरह एक औरत की तलाश थी। अच्छा हुआ तुम आ गई। मालिन ने आंचल फैलाकर असीम आशीर्वाद दिया। बेटा तुम जुग जुग जियो, बड़ी उम्र हो। यहाँ कोई घर मिले तो मुझे भी दिलवा दो। मैं यहाँ रहूँगी तो मेरी भतीजी कहाँ जाएगी? वह बेचारी शहर में किसके आश्रय रहेगी? मगनलाल के खून में जोश आया। उसके स्वाभिमान को चोट लगी। उन पर यह आफत मेरी लाई हुई है। उनकी सवारागर्दी का जिम्मेदार मैं हूँ। बोला, कोई हर्ज ना हो तो उसे भी यहीं ले आओ। मैं दिन को यहाँ कम रहता हूँ, रात को बाहर चारपाई डालकर पढ़ा करूँगा। मेरी वजह से तुम लोगों को कोई तकलीफ ना होगी। यहाँ दूसरा मकान मिलना मुश्किल है। यहाँ झोपड़ा बड़ी मुश्किलों से मिला है। यह अंधेर नगरी है। जब तुम्हारा सुभीता कहीं लग जाए तो चली जाना। मगनदास को क्या मालूम था कि हजरते इश्क उसकी जबान पर बैठे हुए उससे यह बात कहला रहे हैं। क्या यह ठीक है कि इश्क पहले मासूक के दिल में पैदा होता है? नागपुर इस गांव से 20 मील की दूरी पर था। चंपा उसी दिन चली गई और तीसरे दिन रंभा के साथ लौट आई। यह उसकी भतीजी का नाम था। उसके आने से झोपड़े में जान सी पड़ गई। मगनदास के दिमाग में मालिन की लड़की की जो तस्वीर थी उसका रंभा से कोई मेल न था। वह सौंदर्य नाम की चीज़ का अनुभवी जौहरी था, मगर ऐसी सूरत जिस पर जवानी की ऐसी मस्ती और दिल का चैन छीन लेने वाला ऐसा आकर्षण हो, उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी जवानी का चाँद अपने सुनहरी और गंभीर शान के साथ चमक रहा था। सुबह का वक्त था। मगनदास दरवाजे पर पड़ा ठंडी ठंडी हवा का मजा उठा रहा था। रंभा सिर पर घड़ा रखे पानी भरने को निकली। मगनदास ने उसे देखा और एक लंबी सांस खींचकर उठ बैठा। चेहरा मोहरा बहुत ही मोहक, ताजे फूल की तरह खिला हुआ चेहरा, आंखों में गंभीर सरलता। मगनदास को उसने भी देखा। चेहरे पर लाज की लाली दौड़ गई। प्रेम ने पहला वार किया। मगनदास सोचने लगा, क्या तकदीर यहाँ कोई और गिल खुलाने वाली है? क्या दिल मुझे यहाँ भी चैन न लेने देगा? रंभा, तू यहाँ नाहक आई। नाहक एक गरीब का खून तेरे सर पर होगा। मैं तो अब तेरे हाथों बिक चुका हूँ, मगर क्या तू भी मेरी हो सकती है? लेकिन नहीं, इतनी जल्दीबाजी ठीक नहीं। दिल का सौदा सोच समझकर करना चाहिए। तुमको अभी जब्त करना होगा।
रंभा सुंदरी है, मगर झूठे मोती की आब और ताब उसे सच्चा नहीं बना सकती। तुम्हें क्या खबर कि उस भोली लड़की के कान प्रेम के शब्द से परिचित नहीं हो चुके हैं। कौन कह सकता है कि उसके सौंदर्य की वाटिका पर किसी फूल चुनने वाले के हाथ नहीं पड़ चुके हैं। अगर कुछ दिनों की दिलबस्तगी के लिए कुछ चाहिए तो तुम आज़ाद हो, मगर यह नाजुक मामला है, ज़रा संभल के कदम रखना। पेशेवर जातों में दिखाई पड़ने वाले सौंदर्य अक्सर नैतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। 3 महीने गुजर गए। मगनदास रंभा को ज्यों-ज्यों बारीक निगाहों से देखता, त्यों-त्यों उस पर प्रेम का रंग गाढ़ा होता जाता। अब आगे की कहानी में